आगे हम इसमें देखेंगे, अभी तक हमने इससे पहले देखा था एडिनो सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये वेरी वेरी कॉमन होता है, आपको बताया था वेरी वेरी कॉमन होता है। ठीक है, वेरी वेरी कॉमन होता है। अगली बात देखना है अननोन पैथोजेनेसिस की है। ठीक है, इसके अलावा बताया था मैंने, इसमें जो 3 पार्ट में बांट ली थी हमने, अपर मिडिल लोअर। तो ये अपर एंड मिडिल में आपको कॉमनली मिलता है, वेरी कॉमन होता है। अपर एंड मिडिल ईसोफेगस में आपको मिलता है, याद रखना है। 45 की एज के बाद आपको कॉमनली मिलता है, 45 की एज के बाद मिलता है। मेल और फीमेल में कंपेयर तो दोनों में आपको एक, उसमें मेल की बात करें तो मेल में बहुत कॉमन मिलता है, 4 टाइम मोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 4 गुना आपको अधिक मिलता है मेल में। क्योंकि क्यों मिलता है? क्योंकि जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए थे इसमें, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर थे वो आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अल्कोहल बहुत कॉमनली मेल अल्कोहल पीता है, टोबैको अल्कोहल लेता है, मतलब टोबैको लेता है मेल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग याद रखना है आपको, स्मोकिंग जो करता है उनमें होता है। इसोफेजियल इंजरी, किसी को बार बार इसोफेजियल इंजरी हो रही है तो एक्लेशिया मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम, प्लूमर प्लूमर विल्सन सिंड्रोम जो है वो आपको उसके कारण मिलता है। प्लूमर विल्सन सिंड्रोम जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है आपको याद रखना है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको मिलता है। उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिलते हैं, वहाँ पर होता है। आगे बात करेंगे, जो लोग वेरी वेरी हॉट बेवरेजेस, मतलब बहुत गरम गरम चीज़ लगातार पीते रहते हैं, गरम बहुत गरम चीज़ पीते हैं, उन लोगों में ये मिलता है। आगे बात करेंगे, किसी में प्रीवियस हिस्ट्री मिलती है रेडियोथेरेपी की। ठीक है, यदि मीडिया स्टाइनम वाले लेवल पे किसी को रेडियोथेरेपी हुई है, उन लोगों में हो सकता है। एन एच ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ठीक है, ये एच है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है वो भी क्या कर सकता है, कई बार ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा और चीज़ें होती हैं जो रिस्पेक्टर में आती हैं। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के संपर्क में रहते हैं, या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। नाइट्रोस एमीज जो होती हैं, नाइट्रोजन वाली जो है, नाइट्रो एमीज जो है उस जहाँ बन रहा है या उसके संपर्क में आप हैं, या म्यूटेजेनिक कंपाउंड लाइक फंगस कंटेनिंग फूड, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फंगस रहता है, वो कई बार जाकर म्यूटेशन कर देता है आपके, और वो क्या कर सकता है, फाइनली आपके इसमें डिजीज़ पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में ये जो मॉर्फोलॉजी हम बता रहे हैं पैथोलॉजी में भी काम पड़ेगी। जनरली ये कब होता है, जैसे किसी पेशेंट को क्या हो गया है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिला है, हमने उसकी एंडोस्कोपी करी, हमने उसकी एंडोस्कोपी करी मतलब वहाँ का एक टिश्यू निकाला, टिश्यू निकाल के हमने क्या किया, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा, और वहाँ जब हम देखते हैं तो हमको क्या बदलाव मिलते हैं। ठीक है, कॉमनली आपको अपर मिडिल इसोफेगस में मिलता है, मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार। इसमें वो क्या मिलती है, स्क्वेमस डिस्प्लेसिया मिलता है। हमको यहाँ पर जो सेल दिखेगी वो कैसी होगी, स्क्वेमस डिस्प्लेसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्क्वेमस डिस्प्लेसिया कहीं मिलेगा आपको, ईसोफेगस कौन से कार्सिनोमा में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मिलेगा, स्क्वेमस डिस्प्लेसिया मिलेगा, या एपिथेलियम क्या हो जाएंगी आपकी, डिसओरिएंटेड हमको दिखेंगी। ठीक है, अर्ली स्टेज होगी तो स्मॉल लीजन मिलेगा आपको, ग्रे वाइट कलर का मिलेगा, प्लक हमको मिलता है थिक, प्लक लाइक थिकनिंग। ठीक है ना, खास याद रखना, स्मॉल और ग्रे वाइट लीजन आपको मिलता है। लेट स्टेज में जाएंगे तो पॉलीपॉइड मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है इसका। पॉलीपॉइड मास की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एडिनो सेल कार्सिनोमा में अलग बताया था, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, पॉलीपॉइड मास मैंने आपको इसमें आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंटली। आगे बात करेंगे, प्रोट्यूड इन
ऑब्स्ट्रक्ट ल्यूमर मतलब ये जो पॉलीपॉइड मास होता है, जैसे आपका ये ईसोफेगस है, तो वो यहाँ पर आपको बाहर की ओर दिखेगा जो आपके ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। ठीक है, तो पॉलीपॉइड मास मिलेगा। पॉलीपॉइड मास दैट मीन्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस की हम बात कर रहे हैं। अर्ली स्टेज में स्मॉल लीजन ग्रे वाइट कलर का होगा, यदि वो क्रोनिक हो गया या लेट स्टेज में हमको मिल रहा था हमको यदि हमको पॉलीपॉइड मास मिल रहा है, माइक्रो हमने बायोप्सी करी, बायोप्सी करने के बाद हमने वहाँ देखा तो पॉलीपॉइड मास मिल रहा है, प्रोटेक्टेड मास मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो डेवलप हो चुका है। और यदि स्मॉल लीजन या ग्रे वाइट मिल रहा है दैट मीन्स इनिशियल स्टेज है अभी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको याद रखना है, दोनों के लगभग लगभग कॉमन होते हैं। ठीक है, आपको एज 55 की बाद आपको मिलता है, 45 बताया मैंने आपको, एज 55 का मिलता है, जिसमें आपको मिलेगा प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विथ पेनलेस। आपको क्या मिलेगा, डिस्फेजिया, खाना खाने में आपको तकलीफ होगी। ठीक है, खाना निगलने में तकलीफ होगी आपको, और साथ में खाना निगल समय आपको दर्द नहीं होगा। प्रोग्रेसिव मतलब पहले कम होगा खाने में दर्द, आप निकलने में दर्द मतलब निकलने में तकलीफ होगी, फिर कुछ दिन टाइम का और बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, मतलब धीरे 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 आपको खाना खाने में तकलीफ होगी। पहले सॉलिड चीज़ खाने में तकलीफ होगी, आगे जाके लिक्विड वाली चीज़ खाने में तकलीफ आपको मिलेगी। तो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया आपको वर्ड लिखना है, प्रोग्रेसिव हिस्ट्री मिलेगी, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे खाने को निगलने में तकलीफ होना। ठीक है, वो भी पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है, पहले सॉलिड को और बाद में जाकर लिक्विड में आपको मिलने लगता है। और ये आपको यदि मिल रहा है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया मिल रहा है तो ये आपके लिए रेड मार्क होता है, ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, कहीं इसको आपको मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कहीं इसको एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस तो नहीं है, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस तो नहीं है। वो तो बाद में डिसाइड होगा कि स्क्वेमस है या एडिनोसेल वाला है। ठीक है, लेकिन इसोफेगस का तो नहीं है, तो आपको एंडोस्कोपी करानी पड़ती है। एंडोस्कोपी कराया जाता है पहला इसमें, और उसमें देखा जाता है, फाइंड आउट करते हैं। अभी आगे बताऊँ कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। तो पहला सिम्टम मिलेगा आपको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विथ पेनलेस। ठीक है, पेन नहीं मिलेगा आपको। वेट लॉस मिलेगा, जब खाना आप निगल नहीं पाओगे, खाना नहीं खाओगे तो वेट लॉस मिलता है। ठीक है, एनोरेक्सिया आपको मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, कभी कभी आपको ब्लीडिंग भी मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा इफ ट्यूमर ग्रो, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, यदि आपका ग्रो करता है और लेरेंजियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हॉर्सनेस भी मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यदि आपको याद रखना है कि यदि लेरेंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो आपको हॉर्सनेस मिलेगा। एंड फाइनल की बात करेंगे, सम फिस्चुलेशन भी आपको मिलता है कई बार। ठीक है, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस के बीच में फिस्चुला। ठीक है, ये आपका ईसोफेगस है, ठीक है, और जो ट्रैकिया है उसके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फिस्चुला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मिल जाती है, कई बार फिस्चुला मिल जाता है। और ड्यू टू फिस्चुला जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, कई बार आपको चोकिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, खाना आपके लंग्स में जा सकता है, तो एस्पायरेशन निमोनिया आपको मिल सकता है, एंड प्लूरल इफ्यूजन भी आपको मिल सकता है। पानी आप पिएंगे तो वो लंग्स में पहुंच जाएगा। यदि कई बार देखा गया है कि फिस्चुला फॉर्म हो जाता है ट्रैकिया एंड ईसोफेगस के बीच में, जिससे आपको चोकिंग, कफिंग, एस्पायरेशन का निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन भी कई बार आपको मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया आपको मिलेगा, फिर है वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ब्लीडिंग, ट्यूमर यदि इन्वॉल्व करता है लेरेंजियल नर्व को तो हॉर्सनेस मिलेगी, फिस्चुला हो जाएगा तो आपको चोकिंग, कफिंग, एस्पायरल निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कैकेक्सिया मतलब पेशेंट का मसल, जैसे आप टीबी में देखते हो, ट्यूबरकुलोसिस में देखते होंगे, पूरा शरीर सिकुड़ जाता है, तो इसमें भी क्या होता है, कैकेक्सिया मिलता है, क्योंकि भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है, प्रोटीन आपका टूटने लगता है, तो पूरा आपका हड्डी का ढांचा जैसे देखेंगे आप,
कैकेक्सिया मिलेगा, उसको कैकेक्सिया बोलते हैं अपन लोग। एंड लिम्फडेनोपैथी या लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट भी आपको मिलता है। ठीक है, आप लिम्फ नोड्स को देखें तो लिम्फ नोड में आपको क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी यदि लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा लोकल एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, लोकली स्प्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, अर्ली इजी जो होता है इन अर्ली, मतलब लोकली जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोकली क्या होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड, लोकली अर्ली स्टेज में ही ये लोकली फैल जाता है, मतलब अपने आजू बाजू वाले एरिया में फैल जाता है अर्ली स्टेज में ही। एंड स्प्रेड होता है बाय ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत रैपिडली अर्ली स्टेज में ही ये फैल जाता है, अर्ली स्टेज में ही ये इजीली फैल जाता है, याद रखना है आपको। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे स्प्रेड होता है, ब्लड से स्प्रेड होता है, ब्लड से ये ब्रेन में जा सकता है, बोन में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, ये ब्लड से हेमेटोजेनिक हेमेटोजेनिक होता है, हेमेटोजेनिक स्प्रेड आपको मिलता है। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस की बात करेंगे तो वो हेमेटोजेनिक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो होता है, पहला करते हैं बेरियम सोलो कराया जाता है, बेरियम सोलो, इनिशियली बेरियम सोलो कराते हैं, लेकिन कंफर्मिटी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो डॉक्टर की होती है वो होती है एंडोस्कोपी कराते हैं, अपर जीआई की, अपर पार्ट की एंडोस्कोपी कराते हैं और फिर बायोप्सी ले लेते हैं वहाँ से, एंडोस्कोपी कराएंगे, बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी के लिए हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी होगी, जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एडिनोसेल वाले में और स्क्विमस सेल वाले में, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, वो आपको यहाँ पर, वो आप यहाँ देखते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था वही चीज़ बताएंगे, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। पैथोलॉजी में आपको ऊपर लिखना होगा, जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे या क्लिनिकली हम बात करेंगे, तो जब आप इसकी एंडोस्कोपी कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, तो आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट में जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल बदलाव देखा है वो आपको मैच करना है। यदि वो एडिनो वाले मिलेंगे तो एडिनो बोल देंगे, और स्क्विमस वाले मिलेंगे तो स्क्विमस बोल देंगे, ये हो जाएगा। सेकंड, एडिनो आपको कहाँ मिलता है, आपको जब आप एंडोस्कोपी करेंगे आप तो लोअर पार्ट में मिलेगा तो एडिनो वाला होगा, अपर और मिडिल पार्ट में होगा तो स्क्विमस वाला होगा, वो आपको एंडोस्कोपी से मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा लोकल या जो आपको जो ये जो फैला है, मतलब ये जो मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में फैल जाता है, अब ये कितना फैला है उसको पता करना है तो क्या टेस्ट करेंगे हम लोग, सीटी करेंगे, यह सबसे अच्छा टेस्ट होता है आज के ज़माने में, पैट स्कैन, पैट स्कैन कहा जाता है। ठीक है ना, पैट स्कैन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, होता है पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी बोलेंगे, या पैट स्कैन आज के ज़माने में कॉमनली होता है। सीटी स्कैन भी करते हैं, लेकिन आपको सीधे सीटी स्कैन ना कराएं, लेकिन पैट स्कैन करा लें तो आपको मालूम चल जाएगी कि कहीं कहाँ फैला है, लंग्स में फैला है, लीवर में, बोन में, कहाँ पर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, पूरा का पूरा पिक्चर आपको बता देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पैट स्कैन, ये आपको करवाना चाहिए। ठीक है, तो पहला बैरियम मील लिखना है आपको, एग्जाम के व्यू से लिखना पड़ेगा, लेकिन क्लिनिकली हम बात करेंगे तो एंडोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, ट्यूमर दिख गया तो बायोप्सी करानी पड़ेगी, एंड सेकेंड स्प्रेड को पता करना है तो पैट स्कैन आपको पैट स्कैन कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपको इसके अलावा देखना है कि आपको देखना क्या है कि आपको इसोफेजियल वॉल में किसी प्रकार का पेनिट्रेशन या लिम्फ नोड में किसी तरह पेनिट्रेशन है, या जो आपका लीजन है वो आपके ईसोफेगस की वॉल में कितना फैल गया, कितना डीप गया है, लिम्फ नोड में कितना डीप गया है, उसको पता करने के लिए एंडोस्कोपी यूएसजी भी कराई जाती है। एंडोस्कोपी यूएसजी होती है, और एंडोस्कोपी यूएसजी का काम होता है फॉर सीइंग डेप्थ ऑफ इन्वेजन, मतलब जो इन्वेजन हुआ है या जो वहाँ इन्वेजन हुआ है वो कितनी डेप्थ तक गया है, ईसोफेगस की वॉल में कितना पेनिट्रेट किया है, लिम्फ नोड्स में कितना पेनिट्रेशन हुआ है, उसको पता करने के लिए एंडोस्कोपी यूएसजी करी जाती है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी भी करते हैं फॉर
पेरिटोनियल मेटास्टेसिस के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पेट स्कैन करा लें, ठीक है, वो करा लें। और लीजन की डेप्थ को पता करना है, लीजन की डेप्थ को पता करना है, लीजन कितने डीपली इन्वेड हो गया है वो पता करना, तो आपको एंडोस्कोपी यूएसजी करनी पड़ती है। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको CBC करा लीजिए, इसमें एनीमिया आपको मिलेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए आप, ठीक है। एंड मेल न्यूट्रिशन भी टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि लगातार आपकी बॉडी में फूड नहीं जा रहा था, तो आपको मेल न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए भी आप टेस्ट करा सकते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये आप करा लीजिए। अगली बात करते हैं आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ट्रीटमेंट में इनिशियल जो कंडीशन होती है इसोफेगस का जो है कैंसर की, वो इससे एसिम्प्टोमेटिक होती है। एंड ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर जो है इसमें जनरली डिले हो जाता है, ठीक है। इनिशियली जब कैंसर होता है तो पता नहीं चल पाता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम मिलते हैं तो उसको भी अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते रहते हैं, GERD का समझते रहते हैं, ठीक है, या बैलेट इसोफेगस टाइप की चीज़ समझते रहते हैं। लेकिन जो शुरुआती में डिटेक्ट हो जाता है तो उस टाइम आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट चालू मतलब डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होने के कारण क्या होता है, डायग्नोसिस डिले होने के कारण क्या होता है, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट था वो डिले हो जाता है, और जिससे फाइनली हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें फाइनली? पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आगे जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है मैं आपको अभी और बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको याद रखना है कि जो आपका डायग्नोसिस लेट होने के कारण हमको जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देना होता है वो नहीं दे पाते हैं, सब डिले होने के कारण क्या करना पड़ता है, फाइनली हमको कौन ट्रीटमेंट देना पड़ता है? पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो हम लोग क्या देना होता है वो आगे आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें।